अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? सो प्लीज़ थम्स अप। ओके, सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑन यूनाइटेड नेशंस वुमेन मैनुअल का। चलने से पहले मैं आप सबसे जो है वो एक सवाल पूछना चाहूँगी, तो आप लोग मुझे बताएं कि इंटरनेशनल या ग्लोबल सबसे बड़ा जो डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क है वो कौन सा है? चैट बॉक्स में लिखते जाएं। अगर किसी को पता है कि ग्लोबली डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क जो है वो सबसे बड़ा या सबसे कॉमन कह सकते हैं, सबसे फेमस कह सकते हैं, वो कौन सा है? एनीबडी नोज? ओके, सो मैं ये पूछ रही हूँ कि ग्लोबली या इंटरनेशनली डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क कौन सा है जो सबसे फेमस है या सबसे बड़ा है कह सकते हैं, सबसे कॉमन है? ओके, सो हमारा जो आज का लेक्चर है वो इसी के इर्द गिर्द थोड़ा सा घूमेगा। यूनाइटेड नेशंस एक इदारा है, इंशरा। ओके ओके, सो आई एम आस्किंग कि ग्लोबली या इंटरनेशनली सबसे बड़ा या सबसे कॉमन डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क क्या है? अब क्लियर हुआ है सबको? आया किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम डॉक्टर सुनाना अफजल फ्रॉम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी ये जो आप बात कर रहे हो 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एसडीजीज। यस एग्जैक्टली, सो फॉर थैंक यू सो मच एंड ग्रेट। यूएनएसडी। थैंक यू। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही है जो सबसे बड़ा कहने डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क है, जिसके पीछे पूरी दुनिया है। वो 2030 एजेंडा है एंड विच इज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा जो वो हमारा आज का लेक्चर घूमेगा। एंड हमने आज पढ़ना है लीव नो वन बिहाइंड, या इसकी शॉर्ट फॉर्म है LNOB। आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट है, इसे पढ़ें। इस स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि as we embark on this great collective journey, we pledge that no one will be left behind. Recognizing the dignity of the human person is fundamental. We wish to see the goals met for all the nations and people, for all the segments of the society, and we will endeavor to reach the furthest behind first. तो ये है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक कमिटमेंट या एक स्टेटमेंट। उनका ये कहना है कि हमारी जितनी भी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी, कोई भी ऐसा सेक्टर या कोई भी ऐसी कम्युनिटी पीछे ना रह जाए, कोई भी जो इंसान है वो लेफ्ट बिहाइंड ना रह जाए। ये उनकी एक कमिटमेंट का स्टेटमेंट है और ये साथ साथ चलती है किसके? यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। अब यूनाइटेड नेशन जो है, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप जो है, वो LNOB या लीव नो वन बिहाइंड की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या कहते हैं, इसके बारे में क्या कहता है? यूनाइटेड नेशंस कहता है कि इट इज द सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रॉमिस ऑफ 2030 एजेंडा। लाइक हमारा एजेंडा 2030 का तो है। 2030 एजेंडा के अंदर हमारे पास आते हैं SDGs, हमारे पास 17 टोटल गोल्स हैं कि हमने 2030 तक वो अचीव करने हैं। लेकिन उन सब का सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल प्रॉमिस क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। कि हमारी जितनी भी डेवलपमेंट होगी उसके अंदर हम किसी भी सेक्टर को डिफरेंट बेसिस के ऊपर, लाइक जेंडर की बेस पर या किसी रेस की बेस पर या किसी नेशनैलिटी की बेस पर, रिलीजन की बेस पर, हम उसे पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे पास SDGs और LNOB ये दोनों साथ साथ चलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 2030 एजेंडा के लिए हमारे पास ये दोनों मेन बातें या ये दोनों चीजें जो हमारी गोल्स, एक SDGs और एक LNOB। अब यूनाइटेड नेशन जो है वो ये कहती है कि हम यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जितनी भी हैं उन सबकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि 2030 एजेंडा जो वो अचीव करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम अचीव करेंगे, उसके साथ साथ हमने जो है वो इरेडिकेट करनी है पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, एंड रिड्यूस द इनइक्वालिटीज एंड वल्नरेबिलिटीज दैट लीव पीपल बिहाइंड। कि वो ऐसी सारी की सारी चीजें
जो कि लोगों को पीछे छोड़ या लोगों के पीछे रह जाने के लिए मजबूरी होती है एक या एक फैक्टर होती है कि लोग जो है वो पीछे रह जाएंगे, उन सबको इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। तभी हमारा 2030 एजेंडा जो है वो कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ जो हमारा LNOB जो है यानी लीव नो वन बिहाइंड की कमिटमेंट या स्टेटमेंट, तभी हमारी जो है वो भी जो है वो फुलफिल होगी। ओके, सो हमारे 2030 एजेंडा के अंदर दो मेन बातें आ रही हैं, एसडीजीज भी आ रहे हैं और एक LNOB भी आ रहे हैं। फर्दर हम आगे चलते हैं, तो अब LNOB या लीव नो वन बिहाइंड हमें कहता क्या है? इसकी प्रिंसिपल या इसकी जो मेन बात है, ये हमें ये सबक दे रहा है कि वी हैव टू मूव बियॉन्ड द एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस व्हाइल मेजरिंग द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इस बात का क्या मतलब है कि एक हम सिनेरियो कंसीडर करते हैं या एक एग्जांपल मैं आपके सामने देती हूँ कि मैंने जो है वो एक सर्वे किया फॉर एग्जांपल, या मैंने एक डाटा निकाला कि पाकिस्तान के अंदर एवरेज इतने बंदों को जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जा रही। LNOB कहते हैं कि एवरेज देखना या एग्रीगेट्स देखना इज नॉट द राइट अप्रोच। आपने उन लोगों को देखना है जो वल्नरेबल है, जिनको वो एवरेज सहूलियात भी नहीं मिल रही है। लाइक हमारे डाटा के अंदर ऐसी चीजें होती है ना कि कुछ एवरेज से बहुत हाई होती हैं, कुछ एवरेज से बहुत लो होती हैं। सो हमारे जो यूनाइटेड नेशंस की कमिटमेंट थी LNOB की, उसका मेन पॉइंट ये था कि हमने उन लोगों को फोकस करना है जो कि उस स्टैंडर्ड या एवरेज लाइन से नीचे आ रहे हैं, जो वल्नरेबल है, जिनको वो बेसिक सहूलियात भी नहीं मिल रही हैं, ताकि अगर हम किसी भी किस्म का कोई डेवलपमेंटल इंडिकेटर बनाए या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाए तो उससे सारे के सारे ग्रुप्स जो है वो इक्वली बेनिफाई हो। दूसरी बात जो LNOB है वो ये कहता है कि हमारा जो डाटा है वो डिसएग्रीगेटेड होना चाहिए, या फिर हमारा डाटा जो है वो एवरेज और एग्रीगेट्स जैसा नहीं होना चाहिए। लाइक अगेन वही एग्जांपल के मैंने एवरेज लिया और एवरेज के अंदर मेरे पास जो वो ये मौजूद है कि इतने लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही हैं, लेकिन अब मैंने लोगों के अंदर देखना है कि उन लोगों के अंदर कौन कौन से लोग मौजूद हैं। मेरे पास क्या डाटा है कि उनके अंदर वुमेन कितनी है, मेरे पास क्या डाटा है उनके अंदर एल्डरली पीपल कितने हैं, क्या उनके अंदर बच्चे कितने मौजूद हैं, या फिर उसके अंदर पीपल विद डिसेबिलिटीज मौजूद हैं या नहीं है। तो मैं एक सिंपल प्लेन डाटा नहीं ले लेना, मुझे एक डिसएग्रीगेटेड डाटा चाहिए। मुझे हर कम्युनिटी के हर हिस्से का, हर पर्सन, हर जेंडर का डाटा चाहिए कि इतने ये लोग मौजूद हैं, इतने ये लोग मौजूद हैं, ताकि मैं रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं उनको एड्रेस कर सकूं और रूट कॉजेज को एड्रेस कर सकूं। कौन सी रूट कॉजेज जो कि एक्सक्लूजन का बायस बनती है। जब मुझे ये पता होगा कि मेरी कम्युनिटी के अंदर तादाद कितनी है, वुमेन्स की, एल्डरली की, चिल्ड्रन की या पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, सो मैं बेहतर तरीके से रूट कॉज को एड्रेस कर सकती हूँ या बेहतर तरीके से सोल्यूशंस निकाल सकती हूँ जो कि हर एक के लेवल पर पूरे उतरे। लास्टली जो है LNOB हमें कहता है कि वी हैव टू फोकस ऑन डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटीज। उनको फोकस करना लाजमी है जो कि क्या करती है, एक पर्सन के राइट्स जो है, मतलब एक जो पर्सन है राइट होल्डर, उसकी एजेंसी को अंडरमाइन कर देती है, लाइक उसको शेडो में ले जाती है। डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज की वजह से जो है पर्सन को उसके प्रॉपर राइट्स जो है वो नहीं मिल पाते। सो LNOB जो है हमें ये सारी बातें जो है वो फोकस करने को कहता है, रादर देन कि हमारे पास एक एवरेज या एग्रीगेट डाटा। क्या मेरी इतनी बातें समझ आ रही हैं? गाइस प्लीज गिव थम्स अप अगर समझ आ रही हैं तो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक कि हु आर दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड? सो आई वुड सजेस्ट आप अगर चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें, आप लोगों को क्या लगता है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से जो लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं या लेफ्ट बिहाइंड हैं, तो वो कौन से लोग हैं जो जिनको हम कह रहे हैं कि वो लेफ्ट बिहाइंड है? दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड। Yeah, women, people of underdeveloped areas, women, children, elderly, minorities, exactly. Yeah. Okay, religious minorities. Yes, yes. Okay, so बहुत सारे लोग भी दिया है, लेकिन अभी मैं बताती हूँ, सही बताती हैं, no doubts, कि who are those who are left behind. Okay. So वो कौन से लोग हैं जो पीछे रह रहे हैं? वो ये हैं कि people who are left behind in development, often economically या socially या spatially या politically excluded, leading to the multiple discriminations.
ऐसे लोग जो डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बनते हैं, लाइक किसी भी बेस के ऊपर, एथनिसिटी की बेस पर, रेस की बेस पर, जेंडर की बेस पर जो है वो पीपल जो है वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो भी होता है उससे सही तरीके से बेनिफिट नहीं उनको मिलता। सेकंड, द पीपल हैव नो वॉइस, चिल्ड्रन हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, ऐसे लोग दैट आर डिस्कनेक्टेड सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, नेटवर्क्स उनके नहीं होते, इकोनॉमिक या सोशल सपोर्ट सिस्टम उनके पास जो कम होता है, ऐसे लोगों की आवाज़ अब नहीं सुनी जाती। यहाँ पर एक मैं आप लोगों को एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगी कि इंडिजिनस पीपल की, कि ये कैसे, ये लेफ्ट बिहाइंड कैसे हो सकते हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज, क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कितनी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, या अगर किसी को मालूम है तो वो मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की इंडिजिनस कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? नो वन? ओके, बलोची, हजारा पीपल, ओके, अच्छा। तो जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करनी है उनके अंदर जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान की, वो हैं एक यस, कैलाशी पीपल एंड पीपल मोहानी पीपल ऑफ सिंध। ओके, अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे लेफ्ट बिहाइंड पीपल हो सकते हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज के अंदर कैलाशी पीपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलाशी पीपल जो हिंदू कुश माउंटेन्स या वैलीज के अंदर रहते हैं, तो ऐसा है कि वो एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जो कि जियोग्राफिकली भी हमसे बहुत ज़्यादा रिमोट है, हमसे कल्चरली भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर किसी किस्म के क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स आते हैं तो वहाँ पर जियोग्राफिकली रिमोट होने की वजह से वहाँ पर जो इमदाद है या वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं या वहाँ पर जो रिलीफ फंड्स हैं या वहाँ पर जो एम्बुलेंसेज हैं या रिस्पॉन्स, को एक जो रिस्पॉन्स होता है वो पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में, फ्लडिंग के नतीजे में वहाँ के जो रास्ते हैं जो कि उनको सेंट्रल सिटी से कनेक्ट करते हैं वो टूट जाते हैं। सो उनकी जो उन तक पहुँचने वाली जो मदद होती है वो रुक जाती है। दूसरा ये कि वो हमारे पास एक बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के तौर पर मौजूद है। ये बहुत छोटा सा ग्रुप है जो कि उधर हिंदू कुश माउंटेन्स के अंदर रहता है, उनका अपना कल्चर है, अपनी कम्युनिटीज़ हैं, अपना रिलीजन है। सो वो एक बहुत छोटी सी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है कि जब पाकिस्तान के अंदर बजट्स बनाए जाते हैं रिलेटेड टू द डिजास्टर्स, तो उनकी आवाज़ पाकिस्तान के इधर बजट्स बनाने वाले लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। दूसरी मोहाना पीपल्स हैं जो कि सिंध में रहते हैं, सिंध में रहते हैं। मैं लेक का नाम भूल गई हूँ, आई गेस मंशरा लेक, या तो वो इंडिजिनस पीपल्स हैं। मंशर लेक, आई गेस मंशरा, आई एम सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ। तो उनका जो टोटल लाइवलीहुड है वो बोट्स के ऊपर रहते हैं, लकड़ी की कश्तियाँ, उनके घर भी वही हैं, वो उनका रहना सहना सब कुछ वहीं पर होता है। तो क्लाइमेट चेंज उनको इफेक्ट इस तरह से कर रहा है कि वहाँ पर उनका लाइवलीहुड क्या है, पानी के अंदर मौजूद मछलियाँ या फिर वहाँ पर पाए जाने वाले परिंदे, उनको बर्ड पीपल भी कहते हैं उन लोगों को। तो क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से वहाँ का जो पानी है वो केमिकल पोल्यूशन के नज़र में आ रहा है, ठीक है, लाइक केमिकल पोल्यूशन हो रही है वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनकी तादाद कम होती जा रही है। अफेक्ट कर रहे हैं किसको? हमारे मुहाना पीपल को। मछलियाँ इफेक्ट होने के साथ साथ इफेक्ट होते हैं वहाँ के बर्ड्स, जो कि अगेन मुहाना पीपल्स को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। फिर 2022 के फ्लड्स के अंदर क्या हुआ था, जो फ्लैश फ्लडिंग हुई थी, मुहाना पीपल के जो घर बार थे, जो कि उनकी कश्तियाँ थी लकड़ी की, वो सारी बह गई थी। वो कश्तियाँ उनके घर भी थे, ठीक है, उनकी जो है वहाँ पर सारी की सारी स्टोरेज हाउसेस भी थे उनके, और उनके यहाँ जो है जो उनकी इनकम है, ठीक है, वो भी स्टोर वो उसी जगह पर करते हैं। तो वो सब के सब पानी के साथ बह गए थे। तो अगेन वो क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्टेड हुए थे, लेकिन अगेन वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं जिनकी आवाज़ जो है वो उधर जो है पहुंचना, या जो हमारे पास डिजास्टर के लिए जो बजट निकाले जाते हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करना कभी कभार बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर पीपल्स दे हैव नो वॉइस। इसके अलावा हमारे पास आते हैं द पीपल दैट आर नॉट काउंटेड सेपरेटली, लाइक वुमेन, एल्डरली, डिसेबल्ड, या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स या रिफ्यूजीज। ऐसे लोग जिनका ऑफिशियल डाटा ही मौजूद नहीं होता, उनको भी फिर हम किसी लाइक इसकी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। रिफ्यूजीज, हमारे पाकिस्तान के अंदर अफगान रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा थे। उनमें से कुछ ऐसे रिफ्यूजीज थे जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते थे,
कुछ के पास रजिस्ट्रेशन होती थी, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता तो उनको रिफ्यूजीज का जो है वो टैग दिया जाता था, लेकिन कुछ के पास रिफ्यूजीज टैग नहीं होता था। ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर कोई एक हीट वेव आ रही है, कोई एक डिजास्टर आ रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला रिलीफ जो है वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि रजिस्टर्ड है या जिनके पास किसी किस्म की आइडेंटिटी मौजूद। सो ऐसे सिनेरियो के अंदर कौन से पीपल लेफ्ट बिहाइंड हो गए जिनके पास इनका कोई डाटा ही मौजूद नहीं था हमारे पास, जो हमारे डाटाबेस के अंदर इंक्लूडेड ही नहीं थे। सो दीज आर द पीपल जो के पीछे छूट जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ये जो पीपल हैं या ये लेफ्ट बिहाइंड रहते हैं या ये पीछे छूट जाते हैं। सो पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो आता है डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन का जो फैक्टर है वो किस तरह से आ सकता है? बीइंग एक्सक्लूडेड बिकॉज हु यू आर, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, कहीं आप डिसेबल तो नहीं है। ये सारी बातें जो हैं डिस्क्रिमिनेशन की बेस के ऊपर कुछ जो सेक्ट है कम्युनिटी का वो पीछे रह जाता है। सेकेंड पे हम ये देखते हैं कि जियोग्राफी की बेस पर जो है कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि पीछे रह जाते हैं। लाइक अगेन अभी हमने कलाशी पीपल की बात की थी, उनके जियोग्राफी की बेस पर या वो किस जगह पर लोकेटेड है, इस बेस के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उनको लेफ्ट बिहाइंड होने पर मजबूर कर देती हैं। या फिर बहुत ज्यादा ऐसी लोकेशंस होती हैं, कुछ बहुत रिमोट होती हैं जहाँ पर बर वक्त इमदाद पहुंचाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिनेरियोस के अंदर क्या उसे कहते हैं, वो चीजें या वो जगह या वो जो लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सो जियोग्राफी के अंदर लिविंग इन आइसोलेटेड डिजास्टर प्रोन या फिर नेग्लेक्टेड एरियाज के अंदर जो रह रहे हैं। फिर है वल्नरेबिलिटी टू शॉक्स, ऐसे इलाकों के अंदर रहना जो कि वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को या कॉन्फ्लिक्ट को या फिर इकोनॉमिक क्रैशेस के लिए। क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा वल्नरेबल किस तरीके से है? लाइक अगर हम एक ऐसे कोस्टल एरिया में रह रहे हैं या फिर ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो कि वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, या जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, या अगर हम किसी ऐसी वैलीज में रह रहे हैं जहाँ पर ड्रॉफ्स का खतरा है, तो वहां पर सडन डिजास्टर्स आते हैं, बहुत ज्यादा सडन होते हैं, ठीक है, या आपको पहले से जो वार्निंग बहुत कम मिलती है। दूसरा ये कि वहां पर रहने वाली जो कम्युनिटी होती है वो इन शॉक्स को सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। सो इस सिनेरियो के अंदर बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो कि अगेन लेफ्ट बिहाइंड रह जाती है। गवर्नेंस के अंदर अगर हम बात करें तो इनइफेक्टिव लॉज, लैक ऑफ पॉलिटिकल वॉइसेस या अनफेयर जस्टिस सिस्टम्स। इस बात का क्या मतलब है? अगर तो एक डिजास्टर के सिनेरियो के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल फंड आ रहा है या नेशनल फंड भी आ रहा है, तो अनफेयर जस्टिस या अनजस्टिस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि वो फंड या वो रिलीफ किट्स या फिर वो राशन उन लोगों को दिया जाता है जो कह लें जिनकी सिफारिशें मौजूद होती हैं या जो अपर हैंड पे होते हैं। तो यहाँ पर एक अनजस्ट सिस्टम आ जाता है। इस सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज्यादा बिल्कुल एट द स्टेक कम्युनिटी होती है, जो पुअर कम्युनिटी होती है, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है उस चीज से, उस डिजास्टर से, तो वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है, उसके उस तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लैक ऑफ इनकम, एसेट्स और एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज। अब ऐसा कंसिडर करें कि हीट वेव्स के सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक कम्युनिटी के दो दो ग्रुप्स हैं, एक रिच है एंड एक अगेन पुअर है। तो जो जिसके पास एसेट्स ज्यादा होंगे, जिसकी इनकम ज्यादा होगी, उसके पास फैसिलिटीज ज्यादा होगी, ज्यादा होने की सूरत में एक हीट वेव आएगी, तो उसको ये फैसिलिटी होगी कि वो एयर कंडीशनर में रह ले या कूलर के अंदर रह ले। जबकि दूसरे साइड पर जो पर्सन जिसका काम ही है कि उसने बाहर धूप में निकल के काम करना है, वो लेबरर है, या उसका काम है कि जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो कुछ बेचना वगैरह, तो उसके पास एसेट्स कम है, उसके पास इनकम कम है, उसके पास फैसिलिटीज कम है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी जो है वो पीपल इग्नोर हो जाते हैं या वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं। सो दीज आर द की फैक्टर्स जिनकी बेस के ऊपर जो है वो लोग पीछे रह जाते हैं या पीछे छूट जाते हैं। इतनी बातें समझ आ रही हैं? ओके अच्छा, एक डिस्क्रिमिनेशन की बेस के ऊपर मैं एक पॉइंट भूल गई हूँ। अच्छा, जैसे कि पाकिस्तान के या बहुत सारे सहराई इलाकों के अंदर भी अभी तक यही रूल है कि जो पानी है या पानी अगर कुएं से लेकर आना है तो वो बहुत सारे विमेंस जाती हैं।
सो डिस्क्रिमिनेशन के नतीजे के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ हु यू आर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, और हीट वेव्स का सामना जो है वो उन वेमेंस को करना पड़ता है जो दूर दराज जो है वो पानी लेने जाती हैं कुएं से। अच्छा, अभी तक जो हमने बातें पढ़ी हैं वो ये पढ़ी हैं कि LNOB होता क्या है, इसका यूनाइटेड नेशंस SDGs जो गोल्स हमारे उनसे क्या लिंक है, ये दोनों साथ साथ हैं। इसके अलावा हमने पढ़े हैं कि वो पीपल होते कौन से हैं जो कि लेफ्ट बिहाइंड हैं, एंड सेकेंडली हमने ये देखा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो पीपल लेफ्ट बिहाइंड है। बट यूनाइटेड नेशंस वुमेन मैनुअल है वो ये भी बताता है कि हमने इससे कॉप अप कैसे करना है, या LNOB लीव नो वन बिहाइंड के कमिटमेंट को प्रैक्टिकल कैसे करना है। ऑपरेशनलाइजिंग द LNOB, एक मिनट गाइस, ओके, ऑपरेशनलाइज LNOB। इसमें हमारे पास जो है वो है 3 लेवल्स के हम किस तरीके से जो है वो लीव नो वन बिहाइंड को ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एग्जामिन, जो हमारे पास डाटा स्टेप है। एग्जामिन हमें क्या कहते हैं कि हमें डिसएग्रीगेटेड डाटा चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिटी के अंदर जो है वो कौन कौन से लोग, किस किस तरह के लोग मौजूद हैं, कितने वुमेन हैं, कितने एल्डरली हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, और कितने जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। हमें ये सारी बातें अगर एक कम्युनिटी के बारे में पता होंगी, हम इसको बेटर तरीके से एग्जामिन करेंगे उस कम्युनिटी, तो मैं जब अपना कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएगा या कोई भी सोल्यूशन लेकर आएगा, सो अगर वो इन सब बातों को, इन सब लेवल्स को जानता होगा, तो अपने सोल्यूशन को इन सब के मुकाबले के अंदर या इन सब के अकॉर्डिंगली बनाएगा कि अगर मेरा किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट है उससे बेनिफाई होने वाले जो है वो सबके सब हों, वुमेन अलग से हों बेनिफिट, एल्डरली, चिल्ड्रन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, उन सबके मुताबिक जो है वो सोल्यूशन बनाना चाहिए, या उन सब के मुताबिक सोल्यूशन बनेगा अगर हमारे पास जो है वो डाटा डिसएग्रीगेटेड होगा, या हमारा पहला स्टेप, पहला लेवल एग्जामिन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अगर हम चलते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप है एम्पावर का। एम्पावर जो है वो हमने पैनल डिस्कशन के, सॉरी, पैनल प्रिंसिपल्स के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया था कि आप जिन लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दे मस्ट नो कि प्रोजेक्ट उनके लिए बन रहा है, उनको बेनिफिट कैसे होगा, उनको हार्म कैसे होगा, और उन लोगों के साथ एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बस उनकी बातें सुन लेनी है, उनकी बातें हैं, लेकिन लाइक अ कंसल्टेशन, कि उन बातों को सुनकर आपने ये भी मद्देनजर रखना है कि उस जो कम्युनिटी है उसको कौन कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं, उस कम्युनिटी के जो है वो थ्रेट्स हैं वो क्या क्या हैं, या इस प्रोजेक्ट से वो किस तरह से खुद को थ्रेटन महसूस कर रही है। उनकी बातें सुननी है और उनकी बातों पर जो है वो उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करना है, यानी उस सोसाइटी को या उस कम्युनिटी को एम्पावर करना है। एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लड रिलीफ किट्स बना रही हूँ और मैं रेंडमली जो है वो किट्स बनाऊँ और मैं किसी एक कम्युनिटी के अंदर भेज दूँ, मुझे नहीं पता कि उस कम्युनिटी के अंदर कितने लोग मौजूद हैं या कितनी वुमेन मौजूद हैं जिनकी जिनकी नीड्स अलग होंगी, कितने चिल्ड्रन मौजूद हैं जिनकी नीड्स अलग होंगी, जो एल्डरली हैं उनकी सबकी नीड्स अलग होंगी। तो मैं एक जैसी ही किट्स बनाकर या एक जैसा ही राशन सिस्टम बनाकर उनको नहीं भेज सकती जब तक कि मैं उस कम्युनिटी के जो वॉइसेस हैं या उस कम्युनिटी के मैसेजेस हैं वो ना सुन लूं। मैं वो ना सुन के वहां पर कितनी खवातीन मौजूद है और उनको किस किस चीज का सामना करना पड़ रहा है, उनको किस किस चीज की जरूरत है, और उनकी नीड्स और उनकी ज़रूरतें सुनने के बाद ही मैं अपना सोल्यूशन बनाऊंगी, ताकि मैं जो अपना रिलीफ किट, अपना जो भी सिस्टम वहां पर भिजवाऊं वो उनकी किसी ना किसी तरह से मुफीद हो, उनके किसी काम भी आए। लास्टली जो है वो है इनएक्ट या पॉलिसी। डाटा इकट्ठा करने के बाद, लोगों को एम्पावर करने के बाद, उनसे के पॉइंट ऑफ व्यूज लेने के बाद थर्ड स्टेप आता है पॉलिसी मेकिंग का। क्या पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि उन सब लोगों को बीच में कंसीडर किया जाएगा, और जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो इतनी वेयर मिनिमम तो होनी चाहिए कि वो सबको बीच में इंक्लूड करे, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना करे, और उसका एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो हर किसी की वेलबींग को प्रमोट करे। LNOB तक सबको क्लियर है? ओके,
यहाँ तक तो है ये हमारा जो लेक्चर था थियोरेटिकल था या थ्योरी बेस्ड था, कि हमने जो ये चीजें जो ये डिस्कस की। आगे हमने डिस्कस करनी है, एक मिनट स्लाइड चेंज, या लीव नो वन बिहाइंड इंडेक्स। ये मोस्टली जो ये प्रैक्टिकल पार्ट, आप लोगों को ये टेबल थोड़ा विजिबल हो रहा है या मैं जूम करूँ? ओके अच्छा, तो ये जो टेबल है ये है इंडेक्स। किस चीज का इंडेक्स? लीव नो वन बिहाइंड का इंडेक्स। अब ये है क्या? फिलहाल ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टार्ट हम करते हैं कि हमारे पास ये इंडेक्स आया है ओडीआई से या ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से। 2019 के अंदर ओडीआई ने ये जो है रिपोर्ट दी थी, ये इंडेक्स दी थी, ये इंडेक्स बनाई थी। इन्होंने क्या किया था, चेक किया था या रिव्यू किया था कह सकते हैं, या स्टडी किया था 159 कंट्रीज को, कि क्या वो लीव नो वन बिहाइंड को या लीव नो वन बिहाइंड की कमिटमेंट को मीट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो ये इंडेक्स उनकी पूरी स्टडी है कि ये कंट्रीज आया किस पॉइंट पे खड़े हैं कि ये 2030 एजेंडा जो हमारा है उसके साथ नो वन बिहाइंड का जो एजेंडा है या कमिटमेंट है उसको मीट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस इंडेक्स के नतीजे में इस इंडेक्स के अंदर उन्होंने 159 कंट्रीज को कंसीडर किया था, जिसके अंदर इस उनका इंडेक्स हमें ये बताता है कि 81 कंट्रीज ऐसे थे जो बिल्कुल रेडी हैं लीव नो वन बिहाइंड को मीट करने के लिए, 54 कंट्रीज ऐसे हैं जो पार्शली रेडी हैं, और 12 कंट्रीज ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। साथ ही साथ 12 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका डाटा इनसफिशिएंट है। अब मैंने यहाँ पर जो है वो लिंक भी दिया हुआ लीव नो वन बिहाइंड इंडेक्स। आप पूरी इंडेक्स जो है वो जाकर पूरी रिपोर्ट इनकी जाकर देख भी सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। अब लीव नो वन बिहाइंड इंडेक्स बनाने के लिए उनका एवेल्युएशन फ्रेमवर्क जो है वो कंसिस्ट करता है 5 बेसिक पिलर्स के ऊपर कह सकते हैं। उन्होंने किया क्या था? उन्होंने किया था, सबसे पहला जो उनका पिलर था वो था डेटा। उन्होंने ये देखा कि हर कंट्री की बात करेंगे, उन्होंने ये देखा कि जिस कंट्री को वो फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं उसके पास डाटा मौजूद है या नहीं है। अब डाटा से क्या मुराद है? उन्होंने ये देखा कि उन कंट्रीज के अंदर किसी भी किस्म के हाउस होल्ड सर्विस हैं या नहीं करवाए गए। हाउस होल्ड सर्विस से क्या मुराद है कि ऐसे किस्म के सर्विसेज जो कि डोर टू डोर जाकर किए जाएं, जैसे कि मर्दमशुमारी जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे सर्विस कि डोर टू डोर किए जाएं और ये पता लगाया जाए कि फॉर एग्जांपल इस घर के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग कमाने वाले हैं, उनकी इनकम कितनी है, या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज तो प्रेजेंट नहीं है, या कितने वुमेन्स हैं और कितने बच्चे हैं। तो उन कंट्रीज के पास ऐसा कोई हाउस होल्ड सर्वे मौजूद है या नहीं है। इस बेसिस के ऊपर उन कंट्रीज को जो है वो रैंक किया गया था। 4 किस्म के स्टैंडर्ड सर्वेस रखे गए थे कि ये सर्वेस अगर एक कंट्री पूरा कर रहा है या एक कंट्री ने करवाए हैं तो इट मीन्स उसको हम किस तरह से रैंक करेंगे। रैंकिंग सिस्टम साथ आप टेबल के अंदर देखें, उन्होंने कंट्रीज को रैंक किया था 3 उनके स्टेप के ऊपर, रेडी, पार्शली रेडी और नॉट रेडी। अब ऐसे कंट्रीज जिनके अंदर जब जिन्होंने कोई से भी ऐसे सर्विस जो हाउस होल्ड सर्विस थे जिन्होंने 4 सिलेक्ट किए थे, ऐसे हाउस होल्ड सर्विस पिछले 3 सालों के अंदर करवाए हैं, तो वो कंट्रीज रेडी हैं। इसका मतलब उनके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है कि उनके कंट्री के अंदर कितने पीपल मौजूद हैं, कितने वुमेन, कितने एल्डरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनकी इनकम एक्सेट्रा। पार्शली रेडी ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने पिछले 6 सालों के अंदर ऐसा कोई भी सर्वे जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया, लेकिन अगर अब करवा रहे हैं और वो 2020 के अंदर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, ये रिपोर्ट है वो 2019 के, और यही लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि इनकी प्रेजेंट है ओडीआई की रिलेटेड टू दिस, और ये आपकी यूनाइटेड नेशन वुमेन मैनुअल के अंदर मौजूद थी और ये उसका हिस्सा थी। सो आई एम कोटिंग हियर कि जो 2020 तक जो है उनका अगर कोई सर्वे हो रहा है तो वो कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे कंट्रीज वो पार्शली रेडी के अंदर आते हैं। नॉट रेडी वो कंट्रीज हैं जिन्होंने कभी ऐसा कोई सर्वे करवाया ही नहीं और उनके पास ऐसा किसी किस्म का डाटा ही मौजूद नहीं। सो डाटा वाज द फर्स्ट पिलर कि उनके पास ये डाटा मौजूद है या नहीं है। सेकेंडली आता है पॉलिसी, कि उस कंट्री के अंदर स्पेसिफिक किस्म की पॉलिसीज मौजूद हैं या नहीं है। और उन पॉलिसीज के अंदर उन्होंने 3 किस्म की पॉलिसीज जो है वो हाईलाइट की, या कह लो उनका स्टैंडर्ड बनाया।
उन्होंने देखा कि लीव नो वन बिहाइंड इंडेक्स रिव्यू करते हुए कि किसी भी कंट्री के अंदर जो पहली पॉलिसी है वो रिलेटेड टू द फ्री हेल्थ सर्विसेज एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड किसी किस्म की हेल्थ सर्विसेज की फ्री हेल्थ सर्विसेज की पॉलिसी मौजूद है या नहीं है। सेकेंड, उन्होंने देखा कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट लॉ मौजूद हैं या नहीं है। ऐसे लॉज के अंदर किसी भी किस्म की बेस पर, मेनली जेंडर की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही एम्प्लॉयमेंट के अंदर। लाइक अगर वुमेन है उनका कोटा कम है और जो मेन है उनका ज्यादा है, या फिर पे के उसके अंदर सिनेरियो में वुमेन को पे कम मिल रही है या वुमेन को ज्यादा मिल रही है, या ऐसे सिनेरियोज के हिसाब से लोगों को पब्लिक अवेयरनेस है या नहीं है, या फिर ऐसे लॉज मौजूद हैं या नहीं है। लास्ट पे उन्होंने ये देखा था कि वुमेन के लैंड ओनरशिप के लॉज या पॉलिसी या लेजिस्लेशंस उसके अंदर, इस कंट्री के अंदर मौजूद हैं या नहीं। तो इन 3 बेसिक पॉलिसीज की बेस पर उन्होंने कंट्रीज को जो है वो स्कोर किया था। जैसे कि अगर किसी कंट्री के अंदर उस स्कोरिंग सिस्टम के अंदर जो है वो देखा था कि अगर किसी कंट्री के पास सिर्फ 2 की 2 पॉलिसी जो है उनका स्कोर अबव 2 है तो वो रेडी है। इसी के अंदर अगर ये पॉलिसी मौजूद है, एक इम्प्लीमेंट भी हो रही है, या अगर कोई एक ही बेशक ऐसी पॉलिसी है जो कि कभी कागजों में भी मौजूद है, तो वो पार्शली रेडी है। थर्ड पे जो नॉट रेडी कंट्री था वो ये कि ऐसी कोई पॉलिसी अगर मौजूद है अभी तो कागजों में कहीं होगी, इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रही, या ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद ही नहीं है। सो ऐसे कंट्रीज जो थे वो नॉट रेडी के अंदर आ रहे थे। तो हमने पहले डिस्कस किया डाटा, पॉलिसी, एंड थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेट था कि गवर्नमेंट ने अपना फाइनेंस या अपना जीडीपी या टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इतने परसेंट इन इन सेक्टर्स के ऊपर खर्च करना है। अगर तो वो इन सेक्टर्स के ऊपर खर्च कर रहे होंगे तो इसका मतलब वो रेडी हैं, या पार्शली रेडी हैं, या नॉट रेडी हैं। अब वो सेक्टर्स कौन कौन से थे? ये इंटरनेशनली एग्रीड टारगेट्स हैं जो कि हमारे पास पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर जो है वो आपका बैलेंस लगना चाहिए। एजुकेशन के अंदर अगर हम देखें तो जो टारगेट सेट है वो ये कि 20% ऑफ द टोटल वो आपका सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के लिए जाना चाहिए। तो अगर कोई कंट्रीज जो इन 3 में से 2 टारगेट को मीट कर रहा था वो रेडी है। अगर वो किसी एक कंपोनेंट के टारगेट को भी मीट कर रहा है तो वो पार्शली रेडी है, और अगर अभी तक उसने कोई भी ऐसा टारगेट मीट नहीं किया तो वो क्या है? नॉट रेडी। अगर इसमें आवाज ठीक आ रही है, बिकॉज पूरा में सीइंग की आवाज ब्रेक हो रही है। आई एम ऑडिबल और नॉट? ओके, इशू है। कैन यू गिव मी अ मिनट का, माइक्रोफोन दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। ओके, सो मैंने इसे हाथ में पकड़ लिया। आई हैव अटैच्ड माय शर्ट। सो अब आ रही है आवाज? गाइस थम्स अप अगर मेरी आवाज आ रही है। ओके ओके, सो फाइनेंस वाला हो गया है। फाइनेंस के बाद उन्होंने क्या किया था, देखा था ओवरऑल स्कोर। पॉलिसी, डेटा और फाइनेंस की बेसिस के ऊपर ओवरऑल स्कोरिंग कैसे की थी कि अगर कोई भी कंट्री, हमारे जो 3 हमने पिलर सेट किए थे, इन पिलर्स में से किसी 2 या 2 से ज्यादा को जो है किसी कंपोनेंट्स के अंदर रेडी है तो इट मीन्स वो रेडी है। अगर वो किसी एक स्कोर के अंदर रेडी है या किसी के अंदर पार्शली रेडी है, सो इट मीन्स वो पार्शली रेडी है, वो कंट्री है। एंड थर्ड वन,
कि अगर उसने किसी भी किस्म के हमारे पास पॉलिसी डाटा या फिर फाइनेंस के कंपोनेंट्स के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो रेडीनेस नहीं शो कर रहा, तो वो नॉट रेडी है। या अगर किसी एक के अंदर भी वो पार्शली रेडी है, तो वो भी नॉट रेडी कंसीडर होगा। फिफ्थ पे उनका जो आउटकम इंडेक्स था या उन्होंने जो आउटकम स्कोर निकाला था, वो था हमारे पास 4 बेसिस के ऊपर। उन्होंने 4 जो ऐसे इंडिकेटर्स सेट किए थे कि अगर एक कंट्री इन इंडिकेटर्स को मीट कर रहा है, सो इट मींस वो कंट्री जो है वो ऑन द ट्रैक है, उसकी प्रोग्रेस पार्शियल है, या फिर वो ऑफ ट्रैक है। वो 4 इंडिकेटर्स जो थे वो कौन से थे? हमारे पास थे हेल्दी लाइफ्स मेजर्ड किस तरह से की जाती थी कि हमने ये देखा था कि जो अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट है वो कितना है, या 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनका मॉर्टिलिटी रेट कितना है। अफोर्डेबल एनर्जी हमने मेजर इस तरह से की थी कि कितने लोगों को एनर्जी तक या इलेक्ट्रिसिटी तक एक्सेस। एंडिंग हंगर इस तरह से measure किया गया था अंडर नरिशमेंट रेट देखकर बच्चों का। और लास्ट पे एंडिंग पॉवर्टी जो है इकोनॉमिक। इन 4 इंडिकेटर्स के बेस पर ये किया गया था कि कंट्रीज जो हैं वो LNOB या लीव नो वन बिहाइंड को मीट करने के लिए ऑन द ट्रैक है, पार्शियल प्रोग्रेस उनकी है, या फिर वो ऑफ ट्रैक है। ऑन द ट्रैक किस तरह से उनको स्कोर किया गया था कि अगर कोई भी कंट्री इन 4 इंडिकेटर्स में से कोई 3 इंडिकेटर या उसके अबव का स्कोर लेकर आएगा, इट मींस वो ऑन द ट्रैक है, या वो 2030 तक अपना जो एजेंडा है या LNOB का कमिटमेंट है वो पूरा कर लेगा। पार्शियल प्रोग्रेस के अंदर कि अगर कोई कंट्री 1.5 या 2.5 जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं उनको मीट कर रहा है, तो वो पार्शियल प्रोग्रेस पर है। ऑफ द ट्रैक अगर कोई कंट्री किसी को भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, या सिर्फ किसी एक को 0.5 को पूरा कर पा रहा है, तो वो ऑफ द ट्रैक है। अब दोबारा देखते हैं इस जो हमारे पास है टेबल को या इंडेक्स को। इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ अगर आप लोगों को नजर आए। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज हैं और उनके सारे रेडीनेस जो स्कोर्स हैं वो लिखे गए हैं। हम एक कंसिडर करते हैं बांग्लादेश का पहला ही। सो बांग्लादेश डेटा के अंदर रेडी है, यानी उसके पास सारे के सारे हाउस होल्ड सर्विस, सारे के सारे नहीं बट जो उन्होंने 4 कंसीडर किए थे उसमें से कोई ना कोई 3 या कोई ना कोई 3.5 उसके पास है, यानी उसके पास डेटा मौजूद है कि उसके कंट्री के अंदर किस किस किस्म के जो हैं वुमेन है या कितने अमाउंट में, ठीक है, एल्डर हैं या पर्सन डिसेबिलिटीज है या इनकम कितनी है लोगों की, या इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का जो हाउस होल्ड सर्वे है वो कंडक्ट करवाता रहता है। पॉलिसी की बेस में बांग्लादेश नॉट रेडी है, यानी उसका कोई ना कोई ऐसा पॉलिसी सेक्टर होगा जिसमें अभी तक वो फुलफिल नहीं कर पाया या ऐसी पॉलिसी बनी नहीं होगी। फाइनेंस के अंदर भी वो जो है नॉट रेडी है, यानी उसका जो टारगेट सेट था, जो हमने इंटरनेशनल टारगेट सेट किए थे फाइनेंस के लिए, वो भी अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब इसके अंदर वो 1 में रेडी है और 2 के अंदर वो नॉट रेडी है। उसकी टोटल ओवरऑल जो वो आएगी, इंडेक्स आएगी या ओवरऑल जो उसका स्कोर आएगा वो आएगा पार्शली रेडी का, कि वो थोड़ा सा रेडी है, थोड़ा सा नहीं रेडी है, ना वो बिल्कुल रेडीनेस में आ रहा है, ना वो बिल्कुल नॉट रेडी में आ रहा है। और उस आउटकम स्कोर की पार्शियल प्रोग्रेस आ रहा है, यानी उसके पास जितने 4 इंडिकेटर्स थे वो कोई से इंडिकेटर्स 2-3 वो मीट कर रहा होगा, 1.5 या 2.5 इंडिकेटर्स वो मीट कर रहा होगा। हमारे पास मलेशिया की स्टडी देखें तो मलेशिया जो वो रेडी है, डाटा के अंदर, पॉलिसी के अंदर पार्शली रेडी है, फाइनेंस के अंदर भी पार्शली रेडी है। ओवरऑल उसका फिर वो उसका जो आउटकम स्कोर है वो रेडी है, और जो उसका जो इंडिकेटर्स के उसमें था वो ऑन दैट ट्रैक है। यहाँ पर कोई ऐसा कंट्री है जो सब में रेडी हो? नो वन। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का क्या स्टेटस है अकॉर्डिंग टू दिस ODI इंडेक्स? पाकिस्तान डाटा की बेस के अंदर रेडी है, हमारे पास डाटा मौजूद है, बिकॉज हमारे पास हाउस होल्ड सर्विस होते हैं। पॉलिसी की बेस के अंदर हम लैंड में पार्शली रेडी हैं, हेल्थ में नॉट रेडी हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट रेडी हैं, एजुकेशन के अंदर लगने वाला बजट नॉट रेडी, सोशल प्रोटेक्शन नॉट रेडी, हेल्थ नॉट रेडी, मोर्टिलिटी रेट हम ऑफ ट्रैक हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी पार्शियल प्रोग्रेस है, अंडर नरिशमेंट ऑफ ट्रैक, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ट्रैक, यानी ओवरऑल हम ऑफ ट्रैक हैं। व्हाट्स द LNOB? इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं।
या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा पिलर जो है वो हमारा कंप्लीट है, या हम डेटा के हक में जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। कैसे रेडी हैं? बिकॉज हमारे पास जो है वो बहुत सारे सर्विस जो है हाउस होल्ड सर्विस करवाए जाते हैं। उन हाउस होल्ड सर्विस के अंदर कौन गाइस आपको नजर आ रहा है? मैं स्पीक करूँ थोड़ा सा? ओके। तो हमारे पास जो डेटा के लिए, डेटा पेपर के लिए जो सर्वेस करवाए जाते हैं उनके अंदर है SLM सर्वे, पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, या हमारे पास जो है वो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे करवाया जाता है, मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वेज, या फिर हमारे पास जो है NSER सर्वे, या फिर जो हमारे पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। ये इस तरह के सर्वेस हमारे पास करवाए जाते हैं। पाकिस्तान के पास जो है वो डेटा मौजूद है। करंट स्टेटस और रियल स्टेटस जो है वो, रियल रेट्स जो है पाकिस्तान के क्या बता रहा है कि PSLM या NSER के नतीजे में जो हमारे पास सर्विस कंडक्ट करवाए जाते हैं वो 35 मिलियन प्लस हाउस होल्ड्स हैं वो हमारे पास मैप्ड हैं, यानी इतना डाटा हमारे पास है। अब ये वाले जो सर्वेस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं नेशनली, डोर टू डोर सर्विस जो है वो 2 से 3 साल बाद जो है वो कंडक्ट जाते हैं, या फिर जो हमारे पास मरदमशुमारी होती है वो ऑलमोस्ट आई गेस 5 ईयर्स के बाद कंडक्ट की जाती है। यानी हमारे पास कोई ना कोई बेसलाइन डाटा तो मौजूद है, तो जो हाउस होल्ड सर्विस है वो मौजूद है। और ग्लोबल बेंचमार्क या स्टैंडर्ड जो ODI का था या इंटरनेशनल टारगेट्स था वो क्या था कि हमारे पास एटलीस्ट 3 साल तक, मतलब पिछले 3 सालों में कोई ना कोई ऐसा हाउस सर्वे हुआ होना चाहिए, या जिससे जो है वो हमारी मार्जिनलाइज ग्रुप्स या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का, वल्नरेबल कम्युनिटीज का हमें अंदाजा हो। सो इस सिनेरियो के अंदर हम रेडी हैं। फिर बात करते हैं हम फाइनेंस के पिलर के अंदर। फाइनेंस के पिलर के अंदर हमने देखा था एजुकेशन स्पेंडिंग, हेल्थ स्पेंडिंग, सोशल प्रोटेक्शन और बजट डिवीजन। पाकिस्तान का क्या रेट है? पाकिस्तान का जो टोटल GDP है वो 1.5 से 1.7% तक जो है एजुकेशन पर जा रहा है, जब ग्लोबल बेंचमार्क कितना है? 4 to 6 ऑफ GDP। यानी यहाँ पर हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है या ऑफ द ट्रैक है। हेल्थ स्पेंडिंग हमारे पास लेस देन 1% जा रहा है, जबकि 15% नेशनल बजट या 5% ऑफ GDP जो है वो आपका किस में जाना चाहिए? हेल्थ सेक्टर के अंदर। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर जो है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। 6%, 0.6% जो है वो हमारे किधर जा रहा है? GDP के अंदर, सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, जबकि हमारे पास कितना जाना चाहिए? एटलीस्ट 2 पॉइंट सम या 2.9% जो पीछे ODI के इंडेक्स के अंदर लिखा हुआ था। हमारा मेनली जो बजट जा रहा है वो किधर जा रहा है? या तो हमारे कर्जे उतारने के अंदर या फिर हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर। इस सिनेरियो के अंदर हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अगर हम बात करते हैं पॉलिसी पिलर की, तो पॉलिसी पिलर के अंदर हमारे पास इनहेरिटेंस का कानून मौजूद है, यस, जो विमेंस का है। उसके अलावा हमारे पास नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि हम वल्नरेबल कम्युनिटीज को या वल्नरेबल जो पीपल हैं, खवातीन, बच्चे या फिर ऐसे पर्सन जिनको जो डिसेबल हैं, उनको प्रायोरिटी देंगे। सो ये पॉलिसी फैक्टर के अंदर हम थोड़े बहुत पार्शली रेडी हैं। आउटकम इंडेक्स जिसके अंदर हमारे पास इंडिकेटर्स थे वो हमें क्या बताता है? SDG 2 जो है एंड हंगर के बारे में जो था उसको मेजर करने ये देखा था कि हंगर को मेजर करने के लिए ये देखा था कि कितने जो बच्चे को मालनरिश या अंडर होंगे। स्टंट ग्रोथ यहाँ पे उसको देखते हैं तो 40% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि माल न्यूट्रिशन है, जबकि माल न्यूट्रिशन का ग्लोबल बेंचमार्क था 0। मॉर्टेलिटी रेट अंडर 5 जो है 56 to 60 डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्ड्स, जबकि जो ग्लोबल बेंचमार्क है वो है पर 1000 लाइफ बर्ड्स में 25 जो बच्चे हैं, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट उनका हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में देखें तो 75 to 80% को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और सबसे ज्यादा जो गैप है वो हमारे पास रूरल एरियाज के अंदर है, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क क्या था कि 100% जो है एक्सेस होनी चाहिए पावर ग्रिड को या इलेक्ट्रिसिटी को। फाइनेंशियल एक्सेस भी हमारे पास एक थी जो हमने पॉवर्टी और ग्रोथ के ऊपर देखनी थी, वो ये थी कि जो हमारे पास फाइनेंशियल एक्सेस जो है या हमारे पास जो इंक्लूसिव होनी चाहिए हमारी एम्प्लॉयमेंट, जबकि पाकिस्तान के अंदर थोड़े से ऐसे सिनेरियोज हैं कि वहाँ पर वुमेन्स का जो है वो कम है एज कम्पेयर टू मेन, या फिर अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर खवातीन के बैंक अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं है, यानी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी वहाँ पर
नहीं है। सो इस सिनेरियो के अंदर भी हम बिल्कुल ऑफ द ट्रैक है, यानी हमारी प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पर भी पार्शियल आ रही। लेकिन इस सब के बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि LNOB पर काम कर रहे हैं और हमारी प्रोग्रेस मजीद बेहतर करने की कोशिश हो सकती है। उनके अंदर जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो है एहसास प्रोग्राम है, जो कि LNOB पर काम कर रहा है लीव नो वन बिहाइंड के सिनेरियो पर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द वुमेन एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो कि UN वुमेन को सपोर्ट कर रहा है। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है कि जो हाउस होल्ड लेवल के ऊपर जो वुमेन हैं उनके जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि रूरल एरियाज वगैरह वाली साइट पर है उनको रजिस्टर करना या फिर उनको एम्पावर करना। दूसरा हमारे पास स्ट्रेंथ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर द रेफ्यूजीज एंड होस्ट कम्युनिटीज। ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से फंड किया हुआ एक प्रोजेक्ट है जो कि काम करता है रिफ्यूजीज की एजुकेशन और उनकी हेल्थ के ऊपर। और लास्ट हमारे पास है TVET स्किल्स प्रोग्राम, जिसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं जो कि अगेन वुमेन्स को और नौजवानों को एम्पावर करते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद कर सकें कि हम LNOB जो है उसको मीट कर सकें। So guys, that was all about today's lecture. I hope कोई सोया नहीं होगा और सबको समझ आई होगी। So do you have any questions या किसी किस्म के discussions? So I am open to any kind of questions. मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगी और अगर मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकी तो आई विल लुक इनटू दिस, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी और मैं इसका जवाब ढूंढ कर आप लोगों को ला सकूंगी। Yes, Aiza Salman. Hello. Based on this lecture, I have a question. You mentioned when leave no one behind category and there we have you used the word illegal immigrants. So people who have empathy obviously will be more respectful to people like those in circumstances force them to become refugees. We understand that. But I think अगर आप हमसे पहले वाली generation or even some of our generation हम उनसे बात करें तो they always like to blame people a lot कि ये अफ़गानी हैं फॉर एग्जांपल जो आ गए हैं उन्होंने हमारा इलाका ख़राब कर दिया एंड इन सम केसेस दे विल एक्चुअली गिव यू एग्जांपल्स ऑफ दोज पीपल एक्टिंग इन अ वे कि उनका ये टेरर ग्रुप है एंड इट माइट बी ट्रू इन आइसोलेशन लेकिन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी अंडरस्टैंड कि यू कैंट ब्लेम देम आउट ऑफ द सिचुएशन, ये सिस्टम का मसला है। बट अगेन आई डोंट थिंक ये बिलीफ इतना मेन स्ट्रीम है। आई थिंक इट्स जस्ट 30 पीपल जो अभी हैं हु माइट बिलीव इट बट मेजोरिटी डज नॉट। तो वो एक डिह्यूमनाइजेशन जो हमने क्रिएट की हुई है नॉट जस्ट अगेंस्ट द अफगान पॉपुलेशन बट जनरली अगर आप शहर में हो तो गांव के लोग अगर आ गए तो यू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। हाउ डू यू चैलेंज दैट मेन स्ट्रीम नोशन एंड सॉर्ट ऑफ ब्रिंग टू लाइट द फैक्ट कि वो भी इंसान है हु ऑल्सो डिजर्व डिग्निटी बिकॉज आई थिंक डिग्निटी इज एट द सेंटर ऑफ द वर्क दैट वी ऑल ऑफ अस वुड वांट टू डू। तो हाउ डू यू चैलेंज दैट मेन स्ट्रीम नोशन एंड मेक इट ऑब्वियस टू अ लॉट ऑफ पीपल के यू कैंट हैव दोज ग्रजेस अगेंस्ट देम ताकि हम मोबिलाइज कर सकें इन मेजोरिटी to support these people? I don't know if my question makes sense, but I think it's about कि किस तरह से like आप वो discrimination खत्म कर सकते हैं because I feel like it's so embedded in our society कि I don't see it ending unfortunately. So yeah, if there's a way to address it, for example, with our family, for example, yeah. Thank you. Okay, so the best possible way to address this is the awareness कि हम उनको ये बताएं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी है। और सेकेंडली आपने जो बात की है रिफ्यूजीज की या इलीगल ग्रुप्स की, या हम उनको ह्यूमैनिटी के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं या हम उनके लिए ऐसे ग्रजेस नहीं पाल सकते। अब अगर हम इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर नहीं कर सकती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो बजट के जो रिलेटेड चीज़ें हैं या लॉज हैं, कानून हैं, वो सिरे से ही हमें ये कहती है कि जो इलीगल कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर हम किसी भी किस्म की स्पेंडिंग नहीं कर सकते। जो आपके पास रजिस्टर्ड हैं उनको हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो इलीगल है उनको हम नहीं कर सकते।
अगेन सेकंड आपका जो क्वेश्चन है कि जो अगर गांव से कोई आ जाए तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, और बेसिकली ये अगेन जो आपके माइंडसेट का मसला है ये वो है। यहाँ पर बैठे 33 या 30 पीपल जो है वो उसको कंसीडर कर सकेंगे बिकॉज उन्होंने पहला स्टेप ले लिया, वो अवेयरनेस की तरफ आ गए हैं। ये कंसीडर करने के लिए कि सब ह्यूमंस जो है वो इक्वल है। हम खुद ये समझ रहे हैं तो हम लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं कि सब इक्वल हैं। वी हैव टू फुलफिल दिस लीव नो वन बिहाइंड कमिटमेंट। तो हम लोगों को एक हद तक समझा सकते हैं, अपने हिस्से का दिया जला सकते हैं। और दूसरा ये कि अफगान जो कम्युनिटीज थी उनका जो रिफ्यूज वाला सिनेरियो था, बहुत सारे केसेस में ऐसा था कि कुछ पीपल जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं होते वो अगेन हमारी कम्युनिटीज के अंदर इलीगल कंसीडर किए जाते हैं। और उन इलीगल जो रिफ्यूजीज हैं वो हर तरफ से जो है कह लें नुकसान में, कि वो हमारे डाटाबेस के अंदर कंसीडर नहीं है, हम उनकी किसी किस्म की हेल्प नहीं कर सकते। अगर तो वो गवर्नमेंट के पास किसी किस्म की हेल्प के लिए आएंगे तो वो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। सो आई गेस कुछ उनको भी थोड़ा बहुत समझने की जरूरत थी कि हमें लीगलाइज होना है, हमें रजिस्टर्ड होना है, और हमें जो है वो छुप के नहीं रखना या हमें वापस रिपोर्ट नहीं हो जाना। वो इसी डर से जो है वो गवर्नमेंट तक नहीं आते थे। सो यस, बेसिक स्टेप या बेस्ट पॉसिबल वेज टू अवेयर पीपल, अगर आप जुबान से कर सकते हैं तो यस, अगर आप अपने अमल से कर सकते हैं तो यस, स्प्रेड लव, स्प्रेड इक्वालिटी। रमीशा हफीज। रमीशा। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Am I audible? यस यू आर। How are you? आई एम गुड। आप कैसी हैं? Alhamdulillah. अच्छा, I wanted to add on something or wanna discuss something about हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान के जो मोस्टली इकोनॉमिकल गोल्स हैं वो IMF के साथ अलाइंड है और वर्ल्ड बैंक के साथ। हम लोग उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी इकोनॉमी के और अपनी जितने भी पब्लिक सेक्टर है उन्हें रन कर रहे हैं। और SDG के जो गोल्स हैं या UN के गोल्स हैं वो इसके ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल IMF के गोल्स में या उसकी जो है डेप्ट की कंडीशंस में ये चीज़ आती है कि आपने जो है पब्लिक सेक्टर जो है सर्विसेज को कट ऑफ करना है, आपने डाउन साइजिंग करनी है, आपने एजुकेशन और हेल्थ के बजट को कट ऑफ करना है ताकि आप इकोनॉमी को या फिर इनके जो है डेप्ट्स को रिटर्न कर सके। दूसरी तरफ हमें UN और SDG गोल्स कहते हैं कि आपने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है और आपने पब्लिक सेक्टर पे वर्क करना है। सो पाकिस्तान में ये दो चीज़ें ऑपोजिट है और पाकिस्तान दोनों में ही इंडल्ज जाए तो पाकिस्तान इन दोनों में बैलेंस किस तरह से कर सकता है? ओके, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास जो IMF के गोल्स हैं पाकिस्तान उनके साथ भी अलाइन करता है, और उसी सिनेरियो के अंदर हमारे जो रिसेंट एजुकेशन और हेल्थ के बजट्स हैं उनको कट ऑफ कर दिया गया है। आई होप आप सबने ये बात सुनी होगी, बट ऑपोजिट यूनाइटेड नेशंस के जो है वो कुछ और कहता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल जो पाकिस्तान की ग्रोथ है वो IMF के गोल्स की तरफ जा रही है, बिकॉज हमारे पास हमारे ऊपर उनका बहुत ज्यादा कर्जा है जो कि हमें सबसे पहले उतारना है। अगर हम कर्ज से फ्री होंगे तो हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे वो चीज करा या वो चीज के लिए वो कर्जा उतारा है ताकि हम यूनाइटेड नेशन जो गोल्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकें। बट अगेन इसके ऊपर मेरा नॉलेज बहुत कम है, बट मैं इसको जरूर पढ़ूंगी रमेशा, और मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसके साथ डिस्कशन जरूर करेंगे। Sure, thank you. थैंक यू। ओके, सो जैसे कि 9 बज रहे हैं तो हम इसको ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी, और बहुत सारी अगर बातें नहीं समझ आई होंगी तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर जो कि हमारे थर्ड वीक के लेक्चर्स हैं, जिसमें हम कंबाइन करेंगे क्लाइमेट चेंज और जेंडर बेस्ड वायलेंस को, हम देखेंगे उसका इंटरसेक्शन।
इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, और आप लोगों की मजीद एक्साइटमेंट के साथ, और इंशाल्लाह वो लेक्चर्स भी पहले लेक्चर्स की तरह बिल्कुल स्टैंडर्ड पे होंगे और आप लोगों को बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस टू। अल्लाह हाफिज।